जो अंधेरा आपको घेर रहा होगा। तो स्कूल में मेरी अटेंडेंस 15-20% से ऊपर नहीं थी, मैं स्कूल भी नहीं जाता। लेकिन बच्चे कमेंट नहीं करते यार 11th क्लास का बच्चा मेरे बच्चे को पढ़ाएगा। 10th क्लास का बच्चा भी आके यहाँ पर बड़े बड़े लोगों को बहुत कुछ सिखा सकता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करेंगे सब अच्छे होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल पे, जिसमें कि हम लोग अलग अलग हस्तियों को आपके सामने लाते हैं ताकि हम उनके एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर सकें। क्या क्या स्ट्रगल्स उन लोगों ने करे अपनी लाइफ में, ये सब आपके साथ शेयर करवाते हैं। क्या पता किसकी स्टोरी से आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। अलग अलग लोगों की लाइफ में अलग अलग घटनाएं होती हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। मेरा मोटिव ऐसा है, मैं आपको अगर एक व्यक्ति के एक्सपीरियंस से रूबरू करवाता हूं और आपको भविष्य में कभी ऐसी विपत्ति का सामना करना पड़े जैसा कि उस व्यक्ति ने करा हो, तो आने वाले टाइम पे आप भी ऐसी परिस्थितियों का सामना उनकी तरह से कर सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य होता है। कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कितनी मेहनत करनी पड़ती है इन वीडियोस को बनाने में, कैसे कैसे करके अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं, कैसे टाइमिंग फिक्स करनी पड़ती है, कितना मेहनत करनी पड़ती है सेटअप बनाने में इन पॉडकास्ट को शूट करने के लिए। कृपया करके सब लोग इन पॉडकास्ट को पूरा देखें, इनकी स्टोरीज को समझने की कोशिश करें। आपको जरूर कहीं ना कहीं लाइफ में ये चीजें जरूर टकराएंगी और उस वक्त आप इन सब से बेनिफिट ले पाएंगे। आज हम पहुंचे हैं अपने पुराने स्टूडेंट के पास। ये कह सकते हैं जब हमने अपनी कोचिंग शुरू की थी तो शुरुआत के जो बैच थे उनमें से ही हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं मनीष शादिजा। एट प्रेजेंट मैं अपनी एक आईटी कंपनी रन कर रहा हूं जिसका नाम है ONS इंटरैक्टिव, विच मीन्स ओम नमः शिवाय इंटरैक्टिव, जो कि करेंटली काफी अच्छा रन कर रही है। इस कंपनी को मैंने अभी जस्ट 1 से 1.5 साल पहले स्टार्ट किया है। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जितने भी पॉडकास्ट हमने अभी तक शूट करे हैं, किसी की भी जर्नी इस तरह की नहीं थी जिसमें इतने अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे। कैसे कैसे करके एक बच्चा अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है, फादर मदर और सन, ये सारे मिलकर कैसे एक फैमिली को चलाते हैं। इस वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, मोस्टली घर को चलाने वाले फादर और मदर होते हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट के थ्रू आप जानेंगे किस तरह से इन्होंने स्ट्रगल किया और ये इस लेवल पे किस तरह से पहुंचे हैं। सबसे पहले मैंने स्कूलिंग स्टार्ट करी थी SM पब्लिक स्कूल से, जहां पर मैंने अपनी 9th और 10th कवर करी। मुझे यहाँ तक याद है जब मैं स्कूल में गया था तब वहाँ के जो टॉपर्स होते थे वो कोई और ही होते थे, बट जब मैंने वहाँ पर स्कूलिंग अपनी शुरू करी तब से टॉप 2 ही साल में वहाँ पर पढ़ा हूँ स्कूल में, और दोनों साल टॉप मैंने ही किया। 9th 10th दोनों में। 9th और 10th क्लास। 10th क्लास में हमारे साथ, इवन हमारी फैमिली के साथ कुछ ऐसे कंसिक्वेंसेस हुए कि लाइक मेरे पापा की जॉब छूट गई। तो जॉब छूटने के बाद आपको पता है कि लाइक घर की कंडीशन कैसे होती है, बिकॉज एक ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर आपकी पूरी फैमिली डिपेंड है। उन्हीं की अगर सैलरी आना बंद हो जाए किसी इशू की वजह से, तो एकदम से कंडीशंस बदल जाती है। ऐसा कह सकते हैं कि इनकी लाइफ ना कलर्ड से ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की हो गई थी एकदम से। बिल्कुल। तो दैट्स वाई मुझे उस स्कूल को छोड़कर एक ऐसा स्कूल प्रेफर करना पड़ा जहां की फीस लाइक मैं अफोर्ड कर सकता था। लाइक बहुत कम थी, मिनिमम फीस थी, एंड इवन वहां की फीस भी चाहे वो मिनिमम ही थी, लगभग होगी 500-600 रुपए महीना सिर्फ, उसको भी अफोर्ड करने के लिए मुझे होम ट्यूशंस पढ़ाने पड़ते थे। मतलब एक तरीके से मेरा 10th क्लास के बाद फाइनेंशियल सपोर्ट एकदम खत्म हो चुका था। और फिर देखिए कैसे स्ट्रगल से इनके, कैसे इन्होंने सपोर्ट करने की कोशिश करी घर को अपने। 11th क्लास में ही मैं शायद आपसे मिला था। बिल्कुल। सर मुझे मैथ्स पढ़ाते थे। आप ही के एक फ्रेंड है परमेश्वर जी, उनसे मैं फिजिक्स पढ़ा करता था, जो कि मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट भी था। जब मैं 11th क्लास में आया तब मुझे पता चला कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो फिजिक्स में ज्यादा है बजाय बाकी सब्जेक्ट्स के, जैसे कि, और इवन मैथ्स में भी काफी हद तक ठीक था, बट ओवरऑल फिजिक्स काफी अच्छी थी और केमिस्ट्री काफी वीक थी। ये अपने आप बता नहीं पा रहे सारी बातें। मैं बताता हूँ ये वाली ना इनकी। जो देखिए ऐसा होता है, इंसान अपनी खूबियां ना बताते हुए अच्छा नहीं लगता, या कह लो वो ठीक से बता नहीं पाता। मैं बताता हूँ इस बारे में। देखिए 11th और 12th में हमने पढ़ाया इनको फिजिक्स और मैथ, तो दिमाग तो बढ़िया था, नो डाउट। फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ी सी थी जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता था। जैसे किताबें नहीं खरीद पाना, जैसे RD शर्मा हो गई मैथ की, फिजिक्स की अलग अलग किताबें नहीं खरीद पाते थे, नहीं ले पाते थे। मतलब NCERT से काम चलाना पड़ता था। तो फिर हमने क्या करा, हमारे पास जो किताबें होती थी हम वो देते थे करने के लिए। आप सही लेते। उस टाइम पर भी लाइक हमारे ट्यूशंस होते थे, लाइक 3 बजे शुरू होते थे हमारे क्लासेस, और अराउंड
7 बजे, 6:30 बजे तक, हाँ। 6:30 बजे तक हमारी क्लासेस खत्म होती थी शाम को। तो उन क्लासेस को खत्म करने के बाद मैं होम ट्यूशंस पढ़ाने जाता था। एंड इवन 12th क्लास की बात अगर मैं बताऊं तो मैं ऐसा था कि जैसे ही 12th क्लास मैंने कंप्लीट करी थी तो 12th के जस्ट बाद में 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाने लग गया था फिजिक्स। मेरे स्टूडेंट्स थे उनके भी काफी अच्छे मार्क्स आए थे। ये अपने टाइम पे जो हमारे बैच थे उसमें फिजिक्स के टॉपर थे। बिल्कुल, फिजिक्स इनकी बहुत बढ़िया वाली थी। आप यकीन मानिए कि एससी वर्मा, सब जानते होंगे फिजिक्स की, जो बच्चे 11th 12th में आते हैं उन्हें पता है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ऐसे करके फिजिक्स की बुक होती है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव व्यू से देखते हैं उनके लिए बेस्ट किताब होती है वो। बिल्कुल। एससी वर्मा तक के हमने दी थी इनको, काफी ऐसे उसके क्वेश्चंस भी ये कर लेते थे अपने आप। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते तो सिंपल ही थे लेकिन कुछ ट्रिकी होते थे जिसकी वजह से बाकी स्टूडेंट्स उसको नहीं कर पाते थे कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली हो क्या रहा है, पूछा क्या जा रहा है। बिल्कुल। तो मेरी कैपेबिलिटीज फिजिक्स में इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, बेस इतने क्लियर हो चुके थे कि मुझे पता चल जाता था कि यहाँ इस चीज की बात हो रही है, क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो सकता है। कुछ 2-4 क्वेश्चन अटकते थे उसमें, ये हेल्प फिर सर की ले लेते थे, पप्पू सर की। तो लेकिन अब ये देखिए ना, एक ऐसा बच्चा जो फिजिक्स में इतना बढ़िया था और 12th करते करते, अगर 12th खत्म होते ही पढ़ा रहे हैं होम ट्यूशन 12th को, तो ऐसा बोल सकते हैं कि 12th करते करते 12th के बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाते थे। तो एक तरीके से आप मजबूरी मान सकते हैं कहीं ना कहीं। एट दी एंड मेरे पास पैसा आ ही रहा था जिससे मेरी स्कूल की फीस जाती थी, मेरी ट्यूशन की फीस जाती थी, कुछ अमाउंट बचता था उसको हम अपने ऊपर भी खर्च कर लेते थे। कितना ही होम ट्यूशन से कितना ही बचता था। 4-5 हजार रुपए मिलने हैं, 4 हजार कुछ फीस वहां की है, इधर की है, छोटा भाई भी है, घर का भी। हाँ बिल्कुल। तो कुछ भी नहीं बचना था उसमें। मतलब ये कि एक तरीके से लाइफ चल रही थी, सपोर्ट मिल रहा था घर वालों को, कुछ नहीं, कुछ चल रहा था काम, बस कुछ काम चल रहा था। अगर ये पॉडकास्ट सिस्टम मैंने कुछ साल पहले शुरू कर दिया होता, बिल्कुल, तो शायद मैं इनको जो लाइन इन्होंने चूज करी उससे रोक लेता, या फिर ये खुद ही उस लाइन में ना जा पाते जिसमें ये गए थे। ये अपनी जर्नी खुद बताएंगे आपको क्यों इन्होंने वो लाइन ऑप्ट की। बिकॉज जब 11th की और मेरे फिजिक्स में मार्क्स काफी अच्छे थे, तो जहां पर भी मैंने पूछा हर किसी ने बोला कि यार तेरे फिजिक्स में मार्क्स अच्छे हैं, तेरे को बीटेक करनी चाहिए। किसी दूसरे से पूछो, नहीं तेरे को बीटेक करनी चाहिए। क्योंकि अभी की जनरेशन अलग है। आज के टाइम पर लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपको क्या करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए। यूट्यूब पे हजारों वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें आप करियर गाइडेंस ले सकते हैं। 15-16 हाँ, तो ऑलमोस्ट 8-9 साल हो गए इस बात को। उस टाइम पर नहीं मिलती थी इतनी इन्फॉर्मेशन, इवन लोगों को ही नहीं होती थी तो हमको कहाँ से देंगे। सही बात, एक ट्रेंड चल रहा था उस टाइम पे। ट्रेंड चल रहा था कि या तो डॉक्टर बनना है तो इंजीनियर बनना है, बाकी सारे ऑप्शंस हमारे लिए हटाई दिए। बिल्कुल इस तरीके से। हाँ। तो बस कर ली फिर बीटेक, यही था बस। और बीटेक में जाकर पता चला कि वहाँ फिजिक्स तो है ही है, लेकिन उसके साथ ऐसे इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, जो कि मेरे इंटरेस्ट के भी नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे केमिस्ट्री, पहले सेमेस्टर में आ जाती है केमिस्ट्री, नहीं अच्छी थी इनकी में। मतलब मेरे पूरे एग्जैक्टली 33 मार्क्स आए थे, जितने चाहिए थे पास होने के लिए। चाहिए थे पूरे एग्जैक्टली 33 ही थे बीटेक के फर्स्ट ईयर में। तो ये देखिए, ये वो चीजें हैं जो इंसान को अगर सही टाइम पे बता दी जाए, हाँ, तो शायद वो उन चीजों पे ना जाए। जैसे अगर अब की बात करूं, मैं अपने सारे बच्चों को गाइड करता हूं कि भाई तुम्हारी मैथ अच्छी है, अगर केवल मैथ पढ़ने में अच्छा लगता है तो आप बीटेक में मत जाओ, आप बीएससी कर लो मैथमेटिक्स से। लेकिन अगर बीएससी में भी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी और केवल ही मैथ अच्छी है तो आप बीए मैथ कर लो। मैथ बीए में होती है, ऑप्शन है एक। ये बहुत कम बच्चों को पता है। मैं बहुत जल्द एक ऐसा पॉडकास्ट लेके आऊंगा उन बच्चों के लिए जिनको मैथमेटिक्स की लाइन में आगे बढ़ना है लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़नी। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे, और बहुत से लोग निकल चुके हैं जो बीए मैथ, एमए मैथ करके आगे बढ़ के एक पीजीटी यानी कि किसी एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12th क्लास को मैथ पढ़ा रहे हैं। मैं बहुत जल्द एक ऐसा पॉडकास्ट आपके लिए लेके आऊंगा। ऐसा कोई पॉडकास्ट मैंने तब स्टार्ट कर दिया होता तो शायद मैं इनको या फिर ये खुद उस लाइन को ऑप्ट ना करते जहां पर इनको और बहुत सारी चीजें पढ़नी थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी कुछ अच्छा होना था। बट आइए सुनते हैं। मेरे केमिस्ट्री में 33 मार्क्स आए थे, बट स्टिल कहीं ना कहीं मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मेरे अराउंड, मेरा पूरा एवरेज अगर मानूं तो पूरे बीटेक के मेरे एट द एंड 75% मार्क्स बने, जबकि मेरे वो वीक पॉइंट्स को भी मैं कवर करके इंक्लूड कर रहे थे। और इवन साइड बाय साइड, जो कि मैं अभी आपको शेयर करूंगा आगे की स्टोरी की, मैं इवन पढ़ाई को तो उस वक्त ध्यान ही नहीं दे पाता, तब भी जाके मेरे इतने ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे। बिकॉज काफी सारे एग्जाम्स भी छोड़ देता था मैं अपना कमाई के चक्कर में बीटेक के बीच में। आप ये देखिए ना, एक ऐसा बच्चा जो 12th क्लास की फीस खुद अरेंज कर रहा है, अपनी ट्यूशन की फीस खुद अरेंज कर रहा है, तो बीटेक जैसी चीज में जहां पर लाखों फीस देनी पड़ती, वो कहां से आते पैसे? बिल्कुल, कहीं कुछ ना कुछ तो इन्हें करना पड़ता ना उस चीज के लिए। हाँ, मैंने एक्चुअली आपको ऑनेस्टली बताऊं तो एजुकेशन लोन से मैंने बीटेक करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में ये डर था कि जैसे ही बीटेक खत्म होगा देना तो खुद पड़ेगा। हाँ, और मैं ये नहीं चाहता था कि उसकी कवरेज में अगले 10 साल तक बैठ के करता रहूं। बिल्कुल। क्योंकि 4 लाख रुपए का लोन है, 4-5 लाख रुपए का आपका लोन है, तो उसकी आपको कवर करना है। तो एटलीस्ट एक इंसान को जो कि नया जॉब में आया है, उसको अपनी लाइफ भी चलानी है, लाइफ को बैलेंस मेंटेन रखना है, तो हमको एटलीस्ट
5 साल या 10 साल चाहिए। अंडर प्रेशर रहना पड़ेगा। क्योंकि मैं इतना माइंड से स्टेबल हो चुका था कि मुझे पता है कि अगर मैं इतना टाइम उस लोन को चलाऊंगा तो मेरी लाइफ तो वैसे ही बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कब तक इस लोन को भरते रहेंगे अपनी लाइफ में कुछ, जो कि मेरे माइंडसेट बहुत अलग था उस टाइम पे कि मतलब कि नॉर्मल सी जॉब वगैरह ये सारी चीजें नहीं करनी है, इन सबसे बहुत आगे उठ के कुछ अलग करना है। इसे जनरेशन गैप कह सकते हैं। हाँ, पुराने के पहले टाइम के जो लोग थे ना, वो लोन लेते थे मजबूरी में और उसको चलाते रहते थे, इंस्टॉलमेंट धीरे धीरे सैलरी कटती रहेंगी। लेकिन आज की पीढ़ी जो है ना, यकीन मानिए आज की पीढ़ी अगर लोन ले रही है तो किसी मजबूरी में ले रही है या फिर एक पॉइंट के लिए लेती है और उसको जल्दी जल्दी खत्म करके अपना आगे बढ़ती है। फिर एक्चुअली बिजनेस में आपको बताऊं तो बीटेक के सेकंड ईयर में स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट ईयर के एंड तक हमने ट्यूशंस पढ़ाए, सेकंड ईयर में बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। तो वहीं से कोई भी मोटी अमाउंट आती थी, ये 50,000 कहीं से, पूरा बिजनेस का एक इवेंट हमने कराया ऑर्गेनाइज, इतना बचा, उठा के सीधा दे दिया। एक बार 1 लाख आया, वो उठा के दे दिया। ऐसे कर करके मैंने खत्म किया है। मैंने ईएमआई आज तक एक ईएमआई भी नहीं दी ईएमआई नहीं दी मैंने कभी उसकी। लेकिन बस ये था ना कि जब लोन लिया था तब नहीं मालूम था, तब नहीं मालूम था ऐसा कुछ भी कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। उस समय माइंड में डर रहता था कि इसको कवर कैसे करेंगे। तो चलिए, ये आप लोग सोच रहे होंगे ये किस्तों में क्या बता रहे हैं। इनकी जर्नी शुरू करते हैं सेकंड ईयर, जो फर्स्ट ईयर से थी ना, फर्स्ट ईयर का तो बता दिया इन्होंने कैसे कैसे करा। सेकंड ईयर से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा हुआ, कौन सी सोने की चिड़िया हाथ लग गई इनके और वो हाथ लगी थी, वो बस एक ना क्या कहते हैं, मतलब भगवान का, मतलब एक तरीके से कहते हैं मिरेकल ही था। हाँ। कि मैं एक ऐसी जगह जाके पहुंच गया था, मेरे को जो चीजें सीखनी भी थी वो चीजें सीखने को मिल गई। बीटेक का सेकंड ईयर था। हाँ, तो उस टाइम पर फर्स्ट ईयर में एक कोई जूनियर लड़की आई थी उस वक्त, तो ऐसी मतलब नॉर्मल फ्रेंड थी। उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे एक ना मॉडलिंग का शो हो रहा है वहां पे ऋषिकेश में, शहर में। हम ना वहां चलते हैं, एक बार ऑडिशन दे के आएंगे, देखते हैं वहां क्या होता है। तो आप सभी को पता है, सभी बच्चों के माइंड में ना एक स्टेज ऐसी आती है जब उनको लगता है कि नहीं, हमको तो एंटरटेनमेंट लाइन में जाना चाहिए। बिकॉज आप सभी लोग बॉलीवुड मूवीज, इन सब चीजों से बहुत इंस्पायर्ड रहता है। बिल्कुल कि नहीं, हमें भी यहाँ जाना है, ये सब करना है। तो ऑब्वियसली वो चीज तो खास तौर पे कॉलेज में आके ऐसा होता है। कॉलेज में आके इवन फर्स्ट ईयर में जब आप फ्रेशर्स पार्टी ज्वाइन करते हो मिस्टर फ्रेशर बनते हैं वहां पर, तो उनको देख के थोड़ा सा ऐसा होता है कि नहीं, ये चीज तो हम भी कर सकते हैं, हम भी देखने में सुंदर हैं। और जो नहीं भी होता ना, उसको भी लगता है कि एक बार तो लगता है कि जब कई बार ऐसा होता है कि ऐसा बंदा जीत जाता है कि ये कर सकता है, हम तो बहुत अच्छे थे इससे तो बहुत ही अच्छे थे। बिल्कुल। तो यही शौक में हम लोग चले गए। इवन वो लड़की और मैं नहीं, और भी कॉलेज के 4-5 लोग थे, हम एक साथ गए वहां, ऑडिशन दिया हमने। घर आके पता चलता है कि हम सब सेलेक्ट हो गए। अच्छा। इवन हम 6-7 बच्चों ने दिया था, हम सभी सेलेक्ट हो गए। हम सभी से एक फीस अमाउंट चार्ज की गई, तो हमने वो फीस दी। हालांकि वो बहुत छोटी थी, लेकिन स्टिल उससे काफी कुछ सीखने को मिला। हम वहां पर गए, हमने 5 दिन ट्रेनिंग की। इवन वहां पर ट्रेनिंग, रहना, खाना पीना सब कुछ हमारा अपने साइड से था, हमने खुद स्पेंड किया था उस चीज के लिए। तो उस ट्रेनिंग में हमने सारी चीजें सीखी कि ये मॉडलिंग होती क्या है, बेसिक से एडवांस से सब कुछ चीजें सिखाई गई कि वॉक कैसे की जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए। सारी चीजें इनिशियली वहां पर हमको बता दी गई। बट जब फाइनल डे आया जजमेंट का, तो एक लड़का था, अब क्या ही नाम लेना किसी का, वो अपने रैंप पर गया। वो आधे इंट्रोडक्शन में, अब इंट्रोडक्शन राउंड होता है मॉडलिंग में, शायद आपको पता हो, इंट्रोडक्शन देते वक्त स्टेज पे से वापस आ गया आधे में अटक के, और एट दी एंड वही जीत गया। वाह। वही जीत गया। तो अब यहाँ फिक्सिंग छोड़ो, मैं बात करता हूँ चीटिंग की। हाँ। यहाँ चीटिंग हुई है या नहीं हुई, ये तो वहां बैठे हुए हर कोई जानता था, जो कि उनके सामने हुई है। ऐसा नहीं। हाँ। उनको उस बंदे में बहुत भरोसा था। हाँ। कि नहीं, ये तो सबसे अच्छा करेगा वहां जाके। हाँ। लेकिन जो उसने वहां जाके किया वो तो फिर अब सबके सामने देख ही लिया। तो हाँ। तो बस यहाँ मैंने सारी चीजें सीखी। एट दी एंड मैं वहां से हार के आया, मैं ठीक है, मैं खुश था, क्योंकि मैंने ना वहां ऐसी चीजें सीख ली थी जो मेरे माइंड में आ चुका था। नहीं, ये लोग इस चीज का गलत यूज कर रहे हैं, मैं इस चीज का सही यूज करूंगा और इस चीज से पैसा कमाऊंगा। तो जो कॉन्सेप्ट उनका था वही कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया। और आपको ये भी बताऊं कि ऑनेस्टली हमने एक 50,000 रुपए का लोन अलग से लिया था, वो जो ब्याज पे लोग पैसे नहीं देते, हाँ, 10% पे ले लो, बिल्कुल वैसे लेके हमने 50,000 रुपए किसी से लिए। 10,000 रुपए में एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करी, 10,000 उसको दिए, 40,000 अपना बजट रखा कि इससे हमारा टारगेट है कि हम अगले 3 या 4 ऑडिशन करवाएंगे। ऐसा हुआ और सब कुछ बहुत सक्सेसफुली हो गया।
हमने 4-5 ऑडिशन निपटाए, वहाँ पर अच्छे खासे बच्चे आए, बहुत भीड़ आई बच्चों की। और मैं एक भैया का भी नाम लेना चाहूँगा, अंकित चौहान उनका नाम है, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। इवन इनिशियली हम लोग को सेलिब्रिटीज बुक करने के लिए कुछ अमाउंट भी नहीं होता था। हाँ। उस टाइम पर जब 50,000 हाँ। कौन सा सेलिब्रिटी बुक होता है, कोई नहीं आता इतने कोई में। पूछेगा भी नहीं। हाँ। लेकिन उनके कॉन्टेक्ट्स इतने अच्छे थे कि उन्होंने हमको सेलिब्रिटीज की वीडियो बाइट्स दी, हमको उनसे एंगेज कराया। और स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर रणविजय सिंह, रणविजय जो आपने देखे होंगे, रोडीज वाले। हाँ। उन्होंने हमारे साथ इनिशियली फ्री में मतलब हमको वीडियो बाइट्स दी। हाँ। उन्होंने हमसे कोई चार्ज नहीं लिया, ऑन बिहाफ ऑफ अंकित चौहान। उनके बिहाफ पर हमको वीडियोस वगैरह मिली, तो हमने इन सब चीजों से अपना काम को शुरू किया। और जैसे जैसे हमारे पास अमाउंट आता चला गया, हमने सबके अमाउंट क्लियर करे। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी फीस चार्ज नहीं करता, हर कोई अपनी फीस चार्ज करता है। जो सेलिब्रिटीज हैं ऑब्वियसली अपनी फीस चार्ज करेंगे, तो उन्होंने भी फीस चार्ज की। हमारे शो में आए, वो शो को हमने बहुत सक्सेसफुली निपटाया और वहां से थोड़ी अर्निंग शुरू करी। हमारे फर्स्ट शो से अर्निंग ना के बराबर हुई थी, कम से कम लॉस नहीं हुआ, हाँ। प्रॉफिट हुआ जनरेट। लेकिन वहां पे हमको काफी सारे आइडियाज लग गए थे कि अब इस काम में ये मॉडिफिकेशन हमको करनी है और ये खर्चे अपने डाउन करने हैं, जिससे हम लोग मैक्सिमाइज कर पाए प्रॉफिट को। ये थर्ड ईयर की बात थी? ये थर्ड ईयर की बात थी। ठीक है। थर्ड ईयर में हमने फर्स्ट इवेंट निपटा लिया था अपना। अच्छा, सेकंड ईयर में पहला हो गया था? सेकंड ईयर में पहला हो गया था, ठीक है। उसके बाद हमने एक और शो किया था, उसमें हमने प्रिंस नरूला को बुलाया था। प्रिंस नरूला के बाद हमने साहिल खान के साथ काम किया। लास्ट शो जो हमारा हुआ उसमें हमने राहुल देव के साथ काम किया। ओके। तो इवन हम काफी सारे बड़े सेलिब्रिटीज के साथ काम कर चुके थे और एक कंपनी को बहुत ऊंचे लेवल पर ले जा चुके थे। जीरोन प्रोडक्शन हाउस हमारी कंपनी का नाम है। पिछले एक्चुअली कुछ अभी एक्चुअल सिनेरियोज हैं जिसकी वजह से हमने अभी पिछले 1-1.5 साल से कोई इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया है, बिकॉज मैं अपने थोड़ा आईटी सेक्टर को एस्टेब्लिश करने में थोड़ा सा व्यस्त हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि अभी एट प्रेजेंट में इस कंपनी को भी थोड़ा एस्टेब्लिश कर लूँ, देन अगेन उस बिजनेस को वापस से उस पर फोकस दे पाऊंगा। बिकॉज मेरी लाइफ का मोटिव ये है कि एटलीस्ट मेरी लाइफ में 5 से 6 इनकम सोर्सेज होने चाहिए, जो कि सारे वेल एस्टेब्लिश्ड होने चाहिए। बिल्कुल। तो अभी मैंने ध्यान सोचा था कि 2 साल मैं अपना पूरा आईटी कंपनी को दूंगा, देन उसके बाद अगेन हम उस चीज पर दोबारा से आएंगे। हमारे व्यूअर्स को बताइए कि जो आपने इवेंट्स किए थे ऑर्गेनाइज, उनके जो विनर्स रहते थे उनके बारे में बताइए कुछ, ताकि इनको देखने वालों को चले पता। ऑब्वियसली, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक इवेंट हुआ था जिसमें मैं खुद गया था, तो वहां के जो विनर्स है उनका आप कभी नाम भी नहीं सुनोगे कि लाइक कि कहाँ थे क्या थे। इवन हमारे शो के जो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, वो उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि जी म्यूजिक की यूट्यूब चैनल पर काफी सारे वीडियोस पे काम कर चुके हैं, प्लस कुछ सीरियल्स में आते हैं। स्टार प्लस पर एक लड़की आती है, मुस्कुराने की वजह तुम हो, एक सीरियल आता है, उस पे काम करती है एक लड़की। प्लस एक लड़की ऐसी भी है जिसकी बॉलीवुड मूवी आ चुकी है, एक लड़की की नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज आई है, उसमें वो लीड रोल पर ही है। मतलब काफी सारे लोगों को आप लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया है, प्लेसमेंट की है, मतलब अच्छी जगह पर वो लोग काम कर रहे हैं। इवन देखिए हमारा काम क्या होता था कि इवेंट्स के जरिए उनको पूरी जो भीड़ है, जो लोग मॉडल बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उनमें वो खूबी है ही नहीं, हाँ। उनसे उनको अलग करना और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां से वो लोग अलग से शाइन करके निकल सकते हैं, उनको एनहेंस कर सके, हम लोग उनको ट्रेन कर सके, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा कर सके, लाइक उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी कर सके, लाइक उनको अगर ऑडिशन में अपीयर होना है तो सामने वाले से बात कैसे करनी है, ये सारी चीजों की हम ट्रेनिंग उनको देते थे। इवन हम स्पेशली उसके लिए भी ट्रेनर टीम बुलाते थे। वो 10 से 12 लोगों की टीम आती थी, वो पूरा उनको ट्रेन करती थी। और जितने भी सेलिब्रिटीज का मैंने बताया कि रणवीर सिंह, प्रिंस नरूला, ये खुद आके उनके सेशन लेके उनको इंस्पायर करते थे बच्चों को। इन सब चीजों से बच्चा सीखता था। अब कुछ जरूरी नहीं है कि इवेंट में आने वाला हर बच्चा जो कि हमको फीस दे रहा है वो उसी डेडिकेशन से उन चीजों को सीख भी रहा है जिस डेडिकेशन से वो लोग सीख रहे हैं जो कि अब सक्सेसफुल है। तो जो लोग आ रहे हैं पैसा देके, ये तो नहीं होता ना कि लोग पैसा दिया बन गए एक्टर। एक्चुअली होता क्या है ना, किसी किसी के अंदर तो जो कैपेबिलिटीज होती हैं या फिर जो हुनर होते हैं वो इनबिल्ट होते हैं, हाँ, और कुछ जनरेट करने की कोशिश करते हैं देख देख के। तो जरूरी नहीं है देखने वाले भी उसी लेवल पे पहुंच जाए जहां पर जिनके अंदर इनबिल्ट वो हुनर है, और बाद में सोचते हैं कि हमारे साथ इस इवेंट में कुछ गलत हो गया, हम उनको क्या ही आंसर दे। सही बात आपने वो एफर्ट्स कभी लगाए ही नहीं थे जिसकी हमें जरूरत थी। लोगों का क्या होता है कि लाइक जैसे मान लीजिए एक इवेंट में अराउंड 40-50 बच्चे आए, उन 40-50 में से 5, 6 या 8 को काम मिल गया, बाकी लोगों को नहीं मिला, या फिर वो थोड़ा सा पीछे रहे। हमने लेकिन हमारे लिए वो भी इंपॉर्टेंट है सारे। अब लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होते हैं कि 4-5 अच्छे तो हैं वो लोग, हमको पता है वो टैलेंटेड है, लेकिन पहले ही आगे निकल के कॉल्स, मैसेजेस वगैरह, या इनको तो हो गया, हमारा नहीं हुआ, ये हुआ वो, तो अपनी इमेज खुद ही खराब कर लेते हैं। हाँ। तो हमारा खुद से मन खराब हो जाता है कि नहीं, इन्हें तो अब क्या ही पूछना, सही बात है। जब ये सामने से खुद ऐसे कर रहे हैं।
तो बस ये चीजें हो जाती थी वहां पर उस वक्त। बच्चे ये नहीं सोचते कि अगर जो 8-10 लोग बाहर निकले हैं उनके अंदर कुछ क्वालिटीज एक्स्ट्रा होंगी, हमसे अलग होंगे। हो सकता है कि जो आप में हो वो उनमें ना हो, लेकिन जिसकी जरूरत आप लोगों की थी वो उनके अंदर वो शो कर दिया उन लोगों हाँ, वो उन्होंने वो चीज दिखा और जो पीछे रह गए उनको अभी भी कुछ ना कुछ सीखना बचा है, बाकी है। और देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं, नहीं उनको सब कुछ आता है, तो दुनिया तो ज्ञान का भंडार है। देखो हाँ। मुझे भी, आपको भी बात करूं तो हमको लाइक 1% भी नहीं पता। बिल्कुल। क्योंकि दुनिया में इतना ज्ञान है कोई इंसान ले ही नहीं सकता है। हर कोई एक फील्ड का भी नहीं ले सकता है, बिल्कुल किसी एक फील्ड का भी नहीं ले सकता है। हाँ। सिर्फ IT सेक्टर में मुझे पता है, मेरे को कितना भी कर लूं मैं, 1% भी नहीं हूँ, वो भी कम है। क्योंकि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं इस IT सेक्टर को पता नहीं कहाँ ले जा चुके हैं। और वो भी अपने आप में कम है। हाँ, वो भी सीख रहे हैं। जिसको ऐसा लगता है कि उसको सब कुछ आता है, वो तो फिर कहाँ ही जाएगा। सही बात है, भगवान बन जाएगा वो तो, फिर जिसे सब आता होगा। हाँ। और वो तो कलयुग में है नहीं, तो उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, तो है ही नहीं, तो आइडियल कंडीशन तो छोड़ दी जाए। 2-3 बार ऐसा हुआ है कि अपने को मतलब लाइक ऑडिशन जज करने होते थे, तो ऑडिशन जज करने के चक्कर में एक बार मैं अमृतसर में था, वहाँ ऑडिशन था, इधर बीटेक का सेमेस्टर वाला मतलब जो मेन एग्जाम होते हैं वो चल रहे हैं। लेकिन मैं क्या प्रेफर करता था कि नहीं, मैं ऑडिशन लूंगा, एग्जाम तो बाद में दे सकते, दोबारा दे सकते। और मैंने ऐसे ही करके बीटेक निकाली है। अराउंड मेरी 4 से 5 कंपार्टमेंट या बैक कह सकते हैं, वो लोग मतलब केवल एब्सेंट होने के, मेरे एब्सेंट होते थे और वो उसको बैक लगा देते थे। हाँ, मेरे एग्जाम में एब्सेंट रहते थे, लेकिन मैं उसको बाद में कवर करता था। कुछ बच्चे इस बात को अदरवाइज लेके जाएंगे कि इनकी तो बैक्स थी बीटेक में। आप इन सब बातों को समझिए कि ये सब कुछ है ना, ये इंसान की फाइनेंशियल कंडीशंस करवाती हैं। बिल्कुल। अभी भी मुझे लगता है इस वीडियो को देख के बहुत से लोग इसको नेगेटिव वे में लेके जाएंगे कि नहीं चलो कोई नहीं, हम भी एग्जाम छोड़ेंगे। लेकिन ये बात का ध्यान रख लेना कि अगर आप एग्जाम छोड़ रहे हो तो उससे 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव कुछ और होना चाहिए, कर रहे हो, होना चाहिए, तो मत छोड़ो। लेकिन प्रेफरेंस तो यही रहती है। मेरी भी खुद मन था, पता है एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं एग्जाम देने के लिए पूरा वहां से रास्ते में आते पढ़ता हुआ आया। पूरे रास्ते मेरी सैंपल पेपर से पढ़ रहा था और एट द एंड कुछ नहीं रहता, क्या कर सकता है। जब एक दिन का टाइम हमारा पढ़ने के लिए लेकिन काफी सारी तैयारी करी हुई थी। एट द एंड प्रिपरेशन करते करते पूरे रास्ते पढ़ते आया हूँ हरिद्वार तक, कि सुबह सोचा था कि पेपर दे दूंगा यहाँ आते। लेकिन यहाँ आते ही इतनी तेज नींद आई कि फिर एग्जाम छूट गया। फिर वो एग्जाम छूट गया, फिर वो अगले बार सोचो मैंने उसकी प्रिपरेशन कर ली है, मैं वो एग्जाम दे सकता हूँ, पास हो सकता हूँ, लेकिन आंखें खोलने की हिम्मत नहीं है तो एग्जाम लिखूंगा कहाँ से। बिल्कुल। ये कंडीशन होती थी। मतलब हम लोग इतना मेहनत करते थे ये मतलब पैसे कमाने के लिए, और केवल किस लिए, अपनी फीस दे सके, घर को स्टेबल कर सके ताकि। तो ये मत सोचिएगा कि इन्होंने एग्जाम छोड़े। आप जब खुद कॉलेज में पहुंचेंगे ना, आपको तब चलेगा पता कि कैसे कैसे एग्जाम छोड़ने पड़ जाते हैं कभी कभी। लेकिन इन्होंने एग्जाम निकाले, ऐसा नहीं है कि ये फेल हुए, केवल और केवल छोड़े तो किस लिए, मजबूरी परिस्थितियों में ऐसा करना पड़ा इनको। क्योंकि बताया ना फिर से मैंने, लोन एक बहुत बड़ी टेंशन होती है सर के ऊपर। जो इन्होंने काम स्टार्ट किया था उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना था, पढ़ाई भी कर रहे थे अपनी साथ साथ, क्योंकि सारे पेपर नहीं छोड़े। पूरी बीटेक में कह रहे हैं 4-5 पेपर छूटे थे बस, 4-5 मतलब 44 एग्जाम्स होते हैं, 45 एग्जाम्स, थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तीनों साल इन्होंने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करे हैं और अपने खर्चे निकाले हैं। और इतना ही नहीं, खुद पढ़ते पढ़ते इन्होंने कुछ लोगों को प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया ताकि वो लोग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। बिल्कुल। और इवन काफी सारे लोग इससे पॉजिटिव साइड पे भी हैं और कुछ माइनॉरिटी ऐसी भी होती है नेगेटिव साइड पे भी। बिल्कुल। कुछ जो पॉजिटिव्स हैं वो आज भी हमको पूछते हैं, मतलब मानते हैं अपना सीनियर, और जो अच्छे मुकाम पर है इस वक्त, मतलब लाइक बॉलीवुड मूवी भी कर चुके हैं, उसमें साइड रोल नहीं, लीड रोल की बात कर रहा हूँ, लीड रोल कर चुके हैं, उसके बाद भी आज पूछते हैं कि हाँ आपने रास्ता दिखाया, इनिशियली रास्ता दिखाया था। लेकिन उसको जब हमने इनिशियली प्लेटफॉर्म दिया था, तो इवन जो हमने ही उनका फर्स्ट सॉन्ग लॉन्च किया था, उसमें सारा पैसा भी हमने लगाया था। अच्छा। और उस टाइम पर वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे एक सॉन्ग बनाना, उस टाइम से हम लोगों ने उसको सपोर्ट किया है। तो आज वो इस मुकाम पर है कि ऑब्वियसली वो पूछेगा इंसान, सही होगा। बिल्कुल। और जो लोग नेगेटिव साइड्स पर हैं, अब उनको हम क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, हर काम के देखिए प्रोज और कॉन्स तो होते ही होते हैं। कुछ लोग तारीफ करेंगे, कुछ लोग बुराई भी करेंगे। आप हर किसी को पूरी दुनिया में खुश नहीं कर सकते, ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम हर किसी को खुश रखें, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाएंगे तो उससे हमको भी डिससेटिस्फाइड होने की या फिर निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ना है, मेन काम होना चाहिए हमारा, आगे बढ़िए। अपनी तरफ से किसी को परेशान ना करें, बस आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते। जिंदगी का यही संदेश है।
हमने इवेंट स्टार्ट करे तो एक मार्केटिंग एजेंसी को हायर किया था बिल्कुल, स्टार्टिंग 10,000 देके 10,000 दिए फॉर 1 मंथ। 1 मंथ। अच्छा, हमारा काम बढ़ा तो उसको हमने परमानेंटली हायर कर दिया, 10,000 हर महीने देते रहे। लेकिन एट द एंड वो स्टेज आ गई कि मेरा तो हमेशा से यही था कि जो भी हम किसी को पैसा दे रहा हूँ तो ये नहीं है कि सिर्फ पैसा दे लिया, मुझे वहां से सीखना भी था। तो मैंने वो मार्केटिंग वहां से सीख ली थी। काफी सारी चीजें वो करता था, मैंने हर चीज देखी, एक एक छोटी छोटी चीज सीखी। तो मैंने धीरे धीरे कोरल ड्रॉ जैसे सॉफ्टवेयर, कोरल ड्रॉ काफी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। उसमें आपको इतने फीचर्स होंगे जिसकी हद नहीं, लेकिन वो सब मैंने देख देख के सीख लिया। ठीक है, डिजाइनर से जब मैं वहां बैठता था अपने क्रिएटिव डिजाइन कराने तो मैं देखता था माउस कहाँ चल रहा है, कौन सी कीज वो प्रेस कर रहा है, तो वो सारी चीजें देख कर सीख ली मैंने। तो कोरल ड्रॉ खुद से चलाना आ गया, बाकी आजकल तो कैनवा आ गया, तो कैनवा तो बहुत ही सिंप्लीफाइड आसान तरीके कर देता ठीक है। तो ये दोनों चीजों में एक्सपर्ट हो गया। देन आफ्टर दैट मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एक मैंने खुद से कोर्स भी ज्वाइन किया, मैंने कोर्स करके डिजिटल मार्केटिंग सीखी और काफी हद तक मैं पहले से भी सीख चुका था उस चीजों को, तो उसको एनहेंस किया। तो जब मैंने सब सारी स्ट्रेटेजी सीख ली, एट द एंड मुझे वेबसाइट बनाना आ गया और अब हम लोग जो टीम है अब हम लोग ऐप भी बनाते हैं। तो इस करके जब मैं इनिशियली काफी सारी चीजें सीख चुका था तब मैंने कुछ कंपनीज को अप्रोच किया कि आप ये काम मुझसे कराइए। तो मुझे ये भी याद है कि जो मेरे फर्स्ट क्लाइंट थे वो आज भी 1.5 से 2 साल बाद मेरे वो अभी भी क्लाइंट है। मेरा अभी भी कभी भी ये मोटिव नहीं रहा अपनी मार्केटिंग एजेंसी को लेकर कि किसी क्लाइंट को मैंने अगर हायर किया है तो वो सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए। बहुत सी मार्केटिंग एजेंसीज क्या होती है कि लाइक इनिशियली अमाउंट आ गया, उसके बाद अब वो दूसरे कस्टमर पे ध्यान दे रहे हैं, इसका तो अमाउंट आ गया ठीक है अब इसका काम चलता रहेगा, अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। लेकिन मेरा मोटिव ये नहीं रहता। मेरा मोटिव ये है कि अगर कोई क्लाइंट मेरे साथ जुड़ा है तो पहले मेरा प्रायोरिटी ये है कि उसको ही मैं लाइफ टाइम सपोर्ट दूंगा, उसकी कंपनी को ग्रो करने के लिए हम लोग जो कर सकते हैं वो करेंगे। आफ्टर दैट अगर हमारे पास है चांस कि हमारे पास हम लोग 2 कंपनियों को और का वर्कलोड झेल सकते हैं तभी हम दूसरे को अप्रोच करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सही बात है, ये है। तो इसी वजह से मेरी कंपनी अभी काफी अच्छी ग्रो कर रही है और मैं यही चाहता हूं कि इसी तरीके से हम काम करते रहें और आगे ग्रो करते रहें। तो जब हमने फर्स्ट इनिशियली आपने बोला स्टार्ट कैसे करी, तो ऐसे मैंने एक कंपनी को हायर किया, मैंने उसका काम किया, वो सेटिस्फाई हुआ। 2 या 3 महीने सिर्फ मेरे पास एक ही क्लाइंट रहा, क्योंकि मेरे पास अपना बिजनेस दूसरा था, जीरो प्रोडक्शन हाउस, ये बस साइड बाय साइड में काम स्टार्ट करना था। ठीक है, एक क्लाइंट लिया। जब मुझे पता चल गया कि क्या क्या दिक्कतें आई सामने वाले क्लाइंट को, मेरी ट्यूनिंग उसके बाद बहुत अच्छी बन गई। मैंने एक तरीके से काफी सारी चीजें सीख ली और जो कि एक क्लाइंट फेस कर सकता था। जो कि मेरा बिजनेस जिसमें मैंने सारी चीजें सीखी थी वो था मॉडलिंग वाला। दूसरे के लिए तो हर किसी का बिजनेस अलग अलग है, जिसको अपने लिए क्लाइंट चाहिए। तो मैंने जब एक बिजनेस को सीख लिया उसके बाद मैंने 3 और बिजनेस उठाए, लेकिन सिमिलर काइंड के। जिस तरीके का वो फर्स्ट था उसी टाइप के मैंने 3 बिजनेस और उठाए जिससे मुझे दिक्कत ना फेस करनी पड़े, फिर उनके प्रॉब्लम सॉल्व करी। बिल्कुल। अब फिर मैंने उसके अलावा एक और बिजनेस को उठाया जो कि एजुकेशन सेक्टर का था। एजुकेशन सेक्टर वाले बिजनेस को उसके बाद मैंने अब एक्सपेंड कर दिया कि अब मेरे पास कितने भी क्लाइंट्स आए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैंने अपनी टीम ऐसी बना ली है जो कि मुझे जस्ट अपने लिए क्लाइंट्स लाने हैं, उनका जो काम होना है वो मेरी टीम करेगी। इस तरीके से मैंने अपनी कंपनी ग्रो करी। मींस आप कोई भी काम को करो स्टेप बाय स्टेप लेके चलो और आपके माइंड में पहले से गोल्स क्लियर होने चाहिए कि अभी ये काम मैं कर रहा हूं, इसके बाद इस तरीके से मुझे कराना है, किस काम को लीड कौन करने वाला है। आपका कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए कि लाइक किसी भी क्लाइंट को दिक्कत आ रही है तो एक कॉल पे उसकी आंसर होना चाहिए और वो सॉल्व होनी चाहिए प्रॉब्लम, तभी कोई भी कंपनी ग्रो कर सकती है। लाइफ में आपके कभी डाउनफॉल आएगा या कुछ भी आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा होगा, तब आपका जो ज्ञान है आपने लोगों से सीखा है या कहीं से भी सीखा है वही काम आने वाला है आपका एज अ सोर्स ऑफ इनकम बनकर। कोरोना की बात करते हैं तो कोरोना से जस्ट पहले लोगों की ना साइकोलॉजी अलग थी। कोरोना ने बहुतों को बहुत कुछ सिखा दिया, खासतौर पे उन लोगों को जो केवल और केवल एक अकेली जॉब के भरोसे अपना घर चलाते थे। उन लोगों को ये सब सिखा दिया कि भाई एक जॉब या फिर एक नौकरी काफी नहीं है, इनकम सोर्स मल्टीपल होने चाहिए। और ये मैं बात कर रहा हूं एक मिडिल क्लास आदमी की। जो अपर क्लास है उनके पास तो ये नॉलेज पहले से थी, जिसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन पहले से है ना, वो ये चीजें पहले से जानते हैं किस तरह से एक आदमी को अगर सरवाइव करना है आज की डेट में तो मल्टीपल इनकम सोर्सेज होने जरूरी है। बिल्कुल। इनकी ब्रांच थी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। मान लेते हैं कि ये अपनी फील्ड वाला काम नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि जो बीटेक है ना, इसमें आपको इतनी सारी चीजें पढ़ाई जाती है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं पे कंप्यूटर नेटवर्क भी था शायद एक सब्जेक्ट। पूरा पढ़ा है ना। हमने उसमें सी भी पढ़ी है, C++ भी पढ़ी है। मैं उसमें अच्छा था, 12th क्लास में भी C और C++ थी, तो मुझे वहां पे दिक्कत भी नहीं हुई। बिल्कुल। हाँ। तो आप ये देखिए किस तरह से इन्होंने उस बीटेक में पढ़ाई हुई चीजों को यहाँ इंप्लीमेंट कर रहे हैं वेबसाइट डिजाइनिंग में। इसीलिए इन्होंने बोला कि कब कौन सी पढ़ी हुई चीज कैसे काम आ जाएगी आपको खुद नहीं चलेगा पता। मेरी माता जी अक्सर कहती हैं अगर पढ़ोगे तो कलम की खा लोगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो हथौड़ों की खानी पड़ेगी। बिल्कुल।
अगर इंसान अपने सही वक्त में पढ़ाई नहीं करेगा तो उसे भविष्य में मजदूरी ही करनी पड़ेगी। हथौड़े पीट पीट के सरिये गाड़ने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, रेड़ा खींचना पड़ेगा, जिसे मजदूरी कहते हैं, वो करनी अब पड़ेगी। ये है कि कहीं ना कहीं मैंने चाहे बीटेक की उस डिग्री का यूज नहीं किया, लेकिन मेरे पास वो बहुत बढ़िया बैकअप ऑप्शन है, मेरे पास बिल्कुल है, बिल्कुल है, और वो हमेशा रहेगा। जहां तक मैं मानता हूँ जो कंडीशंस मैंने फेस करी हैं वो ना ही फेस करे कोई तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अपनी फीस निकालना 11th-12th क्लास में और स्कूल टाइम में, अब और मतलब जैसे कि मतलब 11th-12th में मैं अपने मतलब पढ़ाऊंगा भी कौन, कोई मेरे से पढ़ना भी क्यों चाहेगा कि यार 11th क्लास का बच्चा मेरे बच्चे को पढ़ाएगा। अब सोचो वो भी सिचुएशंस कैसी होती थी। बिल्कुल। इवन और उस वक्त क्या होता था आपको पता है, मैं साइकिल से आता था और ट्यूशन पढ़ने वहां, और अपना 8 किलोमीटर दूर था स्कूल, वो भी साइकिल से ही जाते थे हम लोग। एसएम भी बहुत दूर था सब, और ट्यूशन भी काफी दूर था मेरे घर से, यहाँ से दूरी था, तो हम साइकिल से ही जाता था। पहले आपके पास 3 घंटे वहां पढ़ाई करी, वहां से तुरंत साइकिल उठा के ज्वालापुर गया, वहां जाके 2 घंटे होम ट्यूशन पढ़ाया, वहां से फिर दोबारा साइकिल उठाई, एक और जगह बंगाली मोड़ पे जब था वहां पे ट्यूशन पढ़ाया, उसके बाद घर आना। इतना स्ट्रगल में रात को 10-11 बज जाते थे, मैं 3 बजे का निकला और सुबह स्कूल भी होता था। बिल्कुल। तो स्कूल भी मैं और बताऊं तो स्कूल में मेरी अटेंडेंस 15-20% से ऊपर नहीं थी, मैं स्कूल भी नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि माइंड को रिलैक्स ही नहीं मिलता। अगर मैं स्कूल में भी जाके पढ़ाई कर रहा हूं, मैं तो जिंदगी क्या बची सुबह से रात तक। मतलब एक 11th क्लास के बच्चे के लिए सोच के देखें, बिल्कुल। मतलब पूरे दिन सुबह 8 बजे से उठ के अब रात के 11 बजे तक पढ़ाई, मतलब पढ़ रहे हो पढ़ा रहे हो आराम भी तो चाहिए, कुछ जिंदगी में बचा ही नहीं। तो ये सिचुएशन होती थी उस वक्त। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी चीजें आप फेस करें, बट स्टिल अभी मैं जहां पर हूं, मैं मेरे को पता है मैं स्टेबल हूं, बट अगर मैं ये मानने लग जाऊंगा ना कि मैं स्टेबल हो गया तो मैं आगे और कुछ करूंगा ही नहीं। बिल्कुल। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं सेटिस्फाई अभी भी नहीं हूं अपनी लाइफ से, होना भी नहीं चाहिए, कुछ करना है, होना भी नहीं चाहिए। और अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। अभी हमारी एज ही क्या, अभी तो एज ही क्या है, शुरुआत की है अभी इन्होंने। आजकल 11th-12th के बच्चे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके हाथ में जो गैजेट्स है उनका वो इस वक्त जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनको लगता है कि हाँ उनके पेरेंट्स ने दिलवा दिया है, जैसे भी है, उसको मिस यूज भी बहुत करने लग गए। लाइक बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना उन चीजों पर, स्टडीज को अवॉइड करके। तो इन लोगों के लिए बस सिर्फ ये बात है कि लाइक अगर वो ऐसी स्टेज पर आएंगे ना जब हमारी एज में आएंगे और उन्होंने ना कुछ सीखा लाइफ में, अपना सिर्फ टाइम ही खराब किया, तो एट दी एंड उनके पास वो चीज उस टाइम पे वो बाय नहीं कर पाएंगे या खुद से कुछ नहीं कर पाएंगे जब वो चाहेंगे। अभी हमारा क्या है, हमने उस टाइम को यूटिलाइज किया और आज हम वो चीज कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। बिल्कुल। आप वो चीज नहीं कर पाओगे अगर आपने अपने टाइम को सही से यूटिलाइज नहीं किया। मैंने नोट किया है कि ना बच्चे पॉडकास्ट को देख लेते हैं, बहुत लोग देख लेते हैं पॉडकास्ट, रेस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है। मेहनत तो करनी पड़ती है इसको बनाने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ हम लाइफ के लेसन दे रहे हैं उनको, लेकिन बच्चे कमेंट नहीं करते। मैं सही बच्चों से अपने ये बोलता हूं, आपने अगर पॉडकास्ट देखा है, कुछ सीखने को मिला है, तो एक कमेंट करने में क्या जाता है, कमेंट कर दो, मुझे भी चल जाएगा पता आपने देख लिया। एक्चुअली आपके जो भी सजेशंस है, चाहे आपके पॉजिटिव हैं चाहे आपके नेगेटिव हैं, हम चाहते हैं दोनों आप लिख, दोनों आए, हमें इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। इंप्रूव करना है मींस ये जो चैनल है हमको इसको ही इंप्रूव, बिल्कुल, ये तभी ग्रो होगा जब हमारे पास केवल पॉजिटिव नहीं नेगेटिव फीडबैक भी आने चाहिए। और आप हमको ऑनेस्टली बताएं कि कहाँ इन चीजों में कमियां रह गई हैं जिसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इस तरीके के पॉडकास्ट और होने चाहिए, किसी पर्टिकुलर स्टोरी पे आप चाहते हैं, कहीं आपको अपने लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस पे आप चाहते हैं, तो जस्ट आप बताएं, हम उस चीज को भी आपके सामने लेकर आएंगे। मैं अपनी बात करूँ ना पर्सनली, तो मैं कोई वीडियो देखता हूँ अगर, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कमेंट करना यार उसमें। मतलब अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगी ना उसकी, तो मैं दिल खोल के बढ़िया सा मैसेज लिखता हूँ। ये वही लोग हैं जो मीम्स पे लाइन से कमेंट उसमें कर रहे होते हैं कमेंट, आपके कमेंट की जरूरत नहीं है जिसे, ठीक है, वहां बहस करने में तो बहुत मजा आता है, कंट्रोवर्सी चल रही है, यहाँ तो अपना ओपिनियन जरूर देंगे। और जहां बोला जा रहा है कि करो कमेंट करो, जरूरत है कमेंट्स की, वहां नहीं करते कमेंट। किसी एक व्यक्ति को बोलना कि भाई कैमरे पे आजा, कुछ बच्चों को लेसन दे दे, हमने जो लाइफ में गलतियां करी वो शेयर कर दो ताकि बच्चे आने वाले उनकी गलती ना करें। आसान काम नहीं है ये, आसान काम बिल्कुल नहीं है। मुझे पता है मैं कितने लोगों से बोलता हूं और कितने उसके लिए हाँ करते हैं। ये भाई साहब भी उनमें से हैं जिन्होंने खुद कहा है कि भैया मेरा करो ना, मुझे आना है, बच्चों को बहुत कुछ बताना है। कुछ लोगों को लगता भी ऐसा कि मैं खुद इतना अच्छा नहीं बोलता हूँ या बोलती हूँ, मैं कैमरे पे कैसे आऊं। अब नहीं आओगे तब तक तो कभी ठीक नहीं होगी ना वो चीजें, तो ठीक नहीं होंगी वो चीजें। तो मैं सबसे, हमारे व्यूअर्स से, आपके दोस्तों से, मुझसे जो बड़े हैं उन सबको जिनको मैंने रिक्वेस्ट करी है पॉडकास्ट पे आने के लिए, उन सबसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कैमरे पे सामने आके देखिए जो कमियां थी जो आपने फेस की। जब आप बच्चों से शेयर करेंगे ना, आपको अच्छा लगेगा। मैं खुद कहता हूं कि जो गलतियां मैंने करी, कभी ना कभी मैं भी बनाऊंगा अपना पॉडकास्ट, जब वो शब्द शेयर करूंगा आपके साथ और देखूंगा कि बच्चे उस गलती को नहीं कर रहे, तब मुझे सही मायने में अच्छा फील होगा कि हाँ भाई ये गलतियां मैंने की थी और मेरे बताने की वजह से
अब कुछ ये गलती बच्चे नहीं करते। बच गए उस गलती से। एज डजेंट मैटर, एज मैटर नहीं करती कोई एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बिल्कुल। 10th क्लास का बच्चा भी आके यहाँ पर बड़े बड़े लोगों को बहुत कुछ सिखा सकता है। बिल्कुल। तो क्योंकि ये मत क्या पता सोचिएगा। उसके साथ कोई ऐसी सिचुएशन रही हो जो किसी के साथ रही नहीं रही, कुछ नहीं हो। बिल्कुल ऐसी भी होती है कि बहुत से बच्चों के साथ होती है चीजें, प्रॉब्लम्स, लेकिन वो शेयर नहीं करते। एक बार आके अगर आप सामने यहाँ बताएंगे, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स देखेंगे, तो जिन बच्चों के साथ वो समस्याएं आती होंगी वो समझ जाएंगे उनसे कैसे डील करना है। आप लाइफ में कहीं भी जाएं, सीखने का मौका कभी गवाएं ना। कहीं भी कुछ भी सीखने को मिले आप सीख लें। परिस्थितियां कैसी भी हो, कभी ना कभी वो काम दिमाग, आएगा। हाँ, दिमाग आपका खुला रहना खुला चाहिए। रहना चाहिए। अगर दिमाग बंद हो गया ना तो वो परिस्थितियां बैड से ना वर्स्ट हो जाती वर्स्ट हो जाती है, जो कि हमारा माइंड उसके लिए यूज्ड हो जाता है, यूज्ड हो जाता है। कि अब- अगर विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा दिमाग खुला रहता है ना, इंसान जल्दी डील कर लेता है उन जल्दी चीजों को। डील कर लेता है। और यही मोटिव है इस पॉडकास्ट को बनाने का। अगर इनके एक्सपीरियंसेस से कभी ऐसी चीजें आपकी लाइफ में आती हैं, तो आपको अगर ध्यान आ गया कि मनीष जी ने उस टाइम पे ऐसा किया था, तो कम से कम आपके पास एक ऑप्शन तो होगा, एक ऑप्शन तो कि मैं ये कर सकता हूं। और जब एक ऑप्शन दिमाग में आता है ना, तो रास्ते अपने आप खुलने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। आपके मन में अपने आप आइडिया जनरेट शुरू होंगे आने, और जो विपरीत परिस्थितियां हैं ना, जो अंधेरा आपको घेर रहा होगा, वो अपने आप आपके अंदर से रोशनी निकलेगी और उस अंधेरे को खत्म करने की कोशिश पूरी करेगी फिर वो। तो बस यही उद्देश्य है हमारा इन सारे पॉडकास्ट को कंडक्ट करने का। इस वीडियो को पर्टिकुलरली लाइक करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इस चैनल को। और हाँ, जैसा कि हमने बोला, कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा। आपका ओपिनियन जानने के लिए हम लोग उत्सुक हैं कि आपको ये सब चीजें कैसी लगी। मनीष जी से, जैसे इन्होंने आपको बताया कि आईटी फर्म चला रहे हैं, इनसे संबंधित काम की हेल्प चाहिए कोई, तो इनकी डिटेल्स मैं शेयर कर दूंगा, आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी विशेष इनके साथ हैं, ये आगे लाइफ में और बहुत तरक्की करें। अभी तो बहुत कुछ पड़ा है लाइफ में, अभी नए नए बिजनेस शुरू करेंगे। हमारी कहीं जरूरत पड़ेगी इनको तो हम जरूर सपोर्ट करेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी इनकी तो हम इनसे सपोर्ट चाहेंगे। देखिए, एक दूसरे के सपोर्ट से ही काम चलता है। मैं बहुत जल्द मिलूंगा आपसे अगले पॉडकास्ट में। देखते हैं कि अगले पॉडकास्ट में हम आपको किसके एक्सपीरियंस से रूबरू कराते हैं। अभी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बचे हैं, भंडार है दुनिया एक्सपीरियंसेस का। विदा लेते हैं मनीष जी से। चलिए मनीष जी, चलते हैं फिर। नमस्कार।